अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर रीजन। ठीक है, तो राइजोस्फीयर रीजन के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइलोस्फीयर रीजन के बारे में। तो राइजोस्फीयर रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है रूट की सीक्रिएशन के साथ और उसके साथ एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। मतलब कि जो रूट्स जो होती हैं जो सीक्रिएट करती हैं जो केमिकल्स हॉर्मोन्स, ठीक है, जो जो रूट्स सीक्रिएट करती हैं उसके साथ जो इन्फ्लुएंस होता है वो राइजोस्फीयर एक ऐसा रीजन होता है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है रूट की सीक्रिएशन के साथ और उसके साथ जो एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। रूट्स के इर्द गिर्द ऐसा एरिया जो रूट्स से सीक्रिएट करने वाले केमिकल्स के साथ एसोसिएट होता है और उसके अलावा उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसके साथ एसोसिएटेड होता है। रीजन विच इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रूट सिक्रिएशन, रूट से जितने भी केमिकल्स हॉर्मोन्स सिक्रिएट होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड रीजन होता है। एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वहाँ पे मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो रीजन होता है उसको हम राइजोस्फेरिक रीजन कहते हैं। ठीक है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो राइजोस्फीयर रीजन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, हमने यहाँ पे बात की कि राइजोस्फीयर रीजन के अंदर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये फीड करते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, ऐसे मटेरियल्स जो प्लांट रूट्स एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है ना, ये फीड करते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल्स, फीड ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जो एक्सक्रिएट होते हैं किनसे, प्लांट से। अब सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर जो प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जिनको प्लांट एक्सक्रिएट करते हैं अपनी एक रूट्स के जरिए, तो ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट रूट इनको एक्सक्रिएट करते हैं। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल जिनको प्लांट रूट एक्सक्रिएट करते हैं और उनके ऊपर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं उनको कहा जाता है राइजो डेपोजिशन। क्लियर। तो उसके बाद है राइजोस्फीयर की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है ना, तो राइजोस्फीयर की यही इम्पोर्टेंस है कि ये प्रोड्यूस करता है बहुत से केमिकल्स जो कंट्रोल करता है नेबरिंग प्लांट को और इसके रिलेटिव प्लांट की एक्टिविटीज़ को। ठीक है ना, तो राइजोस्फीयर की इम्पोर्टेंस हमारे पास यही है कि जो राइजोस्फीयर होता है ये क्या करता है, राइजोस्फीरिक रीजन ये प्रोड्यूस करता है केमिकल्स प्रोड्यूस करता है ऐसे जो कि कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज़ को। इसके नेबरिंग प्लांट को, उस प्लांट की मतलब रूट्स इस तरह केमिकल प्रोड्यूस करती हैं कि वो कंट्रोल कर लेती हैं एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स नेबरिंग प्लांट एंड रिलेटिव प्लांट। उसके जो साथ प्लांट उग रहे हैं या फिर उसके इर्द गिर्द जो प्लांट है उनकी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिविटी कंट्रोलर। क्लियर। तो उसके बाद क्या है, राइजोप्लेन रूट सरफेस के ऊपर जो एरिया होता है, रूट की सरफेस के ऊपर जो एरिया उसको कहते हैं राइजोप्लेन। व्हाट इज राइजोप्लेन कॉन्सेप्ट, राइजोप्लेन तो एरिया ऑन रूट सरफेस का जो एरिया होता है उसको राइजोप्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो आउटर एरिया जो होगा उसको आउटर राइजोप्लेन कहा जाएगा और जो इनर एरिया होगा उसको इनर राइजोप्लेन कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन राइजोस्फीयर एरिया कौन सा होता है। तो एक हमारे पास एरिया होता है नॉन राइजोस्फेरिक एरिया। तो नॉन राइजोस्फेरिक एरिया के ऐसा एरिया होता है जहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं क्योंकि ये वो रीजन होता है जहाँ पे रूट्स के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस्ड किए गए ऑर्गेनिक मटेरियल का इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर जब ऑर्गेनिक मटेरियल ही नहीं होंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी नहीं होगी क्योंकि माइक्रोब्स को क्या चाहिए, उनको ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए एज ए फूड सोर्स अपने फीड करने के लिए। तो ठीक है, तो जब वहाँ पे वो ऑर्गेनिक मटेरियल ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे रूट्स उस एरिया के अंदर, वहाँ तक ऑर्गेनिक मटेरियल पहुँच ही नहीं सकेंगे, तो वहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ भी नहीं होगी, तो वहाँ पे नो माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। ठीक है,
तो हम इसी को देखते हुए राइजोस्फीयर और नॉन राइजोस्फीयर को देखते हुए एक रेशो निकालते हैं, आर डॉट एस रेशो। तो व्हाट इज आर डॉट एस रेशो? आर डॉट एस रेशो, आर रेफर्स टू राइजोस्फेरिक राइजोस्फीयर एंड एस रेफर टू नॉन राइजोस्फीयर। क्लियर? तो राइजोस्फीयर और नॉन राइजोस्फीयर का रेशो है क्या? इसका मतलब है आर रेशो एस, ठीक है ना। तो ये डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन पर यूनिट वेट, ठीक है। रेशो ऑफ ठीक है। तो क्या होता है आर डॉट एस रेशो? रेशो ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन पर यूनिट वेट ऑफ द राइजोस्फीयर सॉइल टू द माइक्रोबियल पॉपुलेशन पर यूनिट वेट ऑफ द नॉन राइजोस्फीयर सॉइल, ठीक है। तो इसको आर रेशो एस कहा जाता है, ठीक है ना। तो आर मीन्स राइजोस्फीयर, एस मीन्स नॉन राइजोस्फीयर। तो हमारे पास अब यहाँ पे है राइजोस्फीयर अफेक्ट, राइजोस्फीयर इफेक्ट, ठीक है। तो राइजोस्फीयर अफेक्ट हमारे पास है क्या? राइजोस्फीयर अफेक्ट क्या है कि टाइप्स ऑफ द प्लांट, नेचर ऑफ द रूट सिक्रिएशन, ठीक है, सॉइल कंडीशन। तो राइजोस्फीरिक के अफेक्ट कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप किस तरह का प्लांट है, ठीक है ना, जो राइजोस्फीरिक एरिया प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ रूट सिक्रिएशन, रूट की सिक्रिएशन, कैसे केमिकल्स रूट सिक्रिएट कर रहा है, ठीक है। और तीसरा है सॉइल की कंडीशन, सॉइल कंडीशन, सॉइल की कंडीशन कैसी है, ठीक है ना। सैलिनिटी वाली सॉइल है या फिर ड्रॉट कंडीशन वाली जो है वो खुश्क सॉइल है, तो कैसी सॉइल है, ठीक है ना। तो ये सारा जो है ये इन्फ्लुएंस करता है राइजोस्फीयर। तो ये सारे जो हैं ये कौन किसके इन्फ्लुएंस है? राइजोस्फीयर के, ठीक है। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया के अगर देखा जाए तो ग्रेटर राइजोस्फीयर अफेक्ट बैक्टीरिया वाली के अंदर देखा गया है। ऐसी सॉइल जिसके अंदर बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उनके अंदर राइजोस्फीयर अफेक्ट भी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी फंजाई एंड दी एक्टिनोमाइसीड्स। तो बैक्टीरिया वाली सॉइल के अंदर राइजोस्फेरिक अफेक्ट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीड्स, ठीक है। तो उसके बाद है रॉड शेप्ड जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूट रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ये रूट रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये रूट रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। उसके अलावा हमें पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना, जिसको हम राइजोबियम कहते थे, वो भी रूट रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा फॉस्फेट को सोल्यूबलाइजिंग करने वाला बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी रूट रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। और उसके अलावा माइक्रोबियल बायोमास जो होता है ये एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोब्स होते हैं ना ये रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये क्या रूट्स के रीजन के अंदर सॉरी पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं जब ये डिके कर जाते हैं ना या फिर मर जाते हैं एक किसी सर्टेन कंडीशन की वजह से इनकी बॉडीज डिके कर जाती है, तो वो एक बायोमास की तरह, एक न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करती है प्लांट के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द राइजोस्फीयर, तो फैक्टर्स हमारे पास हैं कुछ जो अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ दी, माइक्रोब्स के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, माइक्रोब्स को अफेक्ट करते हैं राइजोस्फीयर रीजन के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम वन बाय वन अब उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सॉइल की टाइप कैसी है, टाइप ऑफ
सॉइल एंड मॉइस्चर। तो सॉइल की टाइप कैसी है, राइजोस्फीयर के जो रीजन है ना सैंडी सॉइल का, ऐसी सॉइल जिसके अंदर सैंड बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो लो मॉइस्चर होता है, तो अबंडेंट इन माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ऐसी सॉइल जिसके अंदर सैंडी, ऐसा रीजन राइजोस्फीयर रीजन जिसके अंदर सैंडी सॉइल पाई जाती है, उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। सैंडी सॉइल वाले रीजन के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी वो मोर होगी। अच्छा, दूसरी चीज है सॉइल अमेंडमेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सेकंड है हमारे पास सॉइल अमेंडमेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो अगर हम सॉइल क्रॉप के रेजिड्यूज होते हैं, एनिमल डंग, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर, इसका कोई अफेक्ट नहीं होता है राइजोस्फीयर सॉइल के ऊपर, ठीक है ना। तो इज मोर इम्पोर्टेंट, तो जिस तरह की इम्पोर्टेंट पता है क्या चीज़ होती है, वो होती है कि किस तरह की वेजिटेशन है वहाँ पे, किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें नहीं इतना अफेक्ट करती हैं जो कि क्रॉप रेजिड्यूज, क्रॉप के जो रेजिड्यूज हैं, क्रॉप के रेजिड्यूज, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है एनिमल डंग या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स इनका कोई इतना अफेक्ट नहीं होता है राइजोस्फीयर सॉइल के ऊपर। जो अफेक्ट होता है वो किस चीज़ का होता है, ठीक है ना। नो अफेक्ट, अफेक्ट इज व्हाट, अफेक्ट होगा किस चीज़ के, किस चीज़ का अफेक्ट होगा, करेक्टर ऑफ वेजिटेशन, वहाँ पे वेजिटेशन किस तरह की है, ठीक है ना। करेक्टर ऑफ वेजिटेशन का वहाँ पे अफेक्ट होगा। द नेक्स्ट वन इज सॉइल पीएच। सॉइल पीएच किस तरह जो है वहाँ पे मौजूद राइजोस्फीयर रीजन को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो सी इज सॉइल पीएच। तो सॉइल पीएच जो रेस्पिरेशन करेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेशन क्या कर देगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन ये चेंज कर देगी पीएच ऑफ सॉइल। तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया और अलजी किस तरह जो है वो पीएच चेंज करती है। जो बैक्टीरिया का राइजोस्फीयर इफेक्ट है ना, कि जिस सॉइल के अंदर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो सॉइल को स्लाइटली अल्कलाइन बना देते हैं, मतलब उसकी पीएच बढ़ा देते हैं। और राइजोस्फीयर इफेक्ट फंजाई का क्या होता है, ये सॉइल को स्लाइटली एसिडिक बना देते हैं, मतलब उसकी पीएच कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्लांट्स की स्पीशी किस तरह राइजोस्फीयर इफेक्ट को जो है वो राइजोस्फीयर सॉइल को अफेक्ट करती है, या राइजोस्फीयर सॉइल के अंदर रहने वाले माइक्रोब्स को किस तरह अफेक्ट करती है। तो प्लांट स्पीशी, प्लांट स्पीशी जो होती है वो भी अफेक्ट करती है राइजोस्फीयर सॉइल को। लिग्यूम जो होते हैं वो ज़्यादा, जो लिग्यूम प्लांट होते हैं वो ज़्यादा राइजोस्फीयर अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। हमें पता है लिग्यूम क्यों ज़्यादा राइजोस्फीयर अफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो लिग्यूम प्लांट्स होते हैं इनके नोड्यूल्स के अंदर एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया रहता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पे माइक्रोब्स पाए जाएंगे, और उसके अलावा सॉइल में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एज ऑफ द प्लांट। एज ऑफ प्लांट किस तरह अफेक्ट करता है। तो राइजोस्फीयर जो अफेक्ट होता है ना, ये क्या करता है, तो राइजोस्फीयर का जो अफेक्ट होता है ये इंक्रीज करता है जिस तरह प्लांट की एज बढ़ती रहती है ना, इसी तरह सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो क्वांटिटी है ना वो भी बढ़ती रहती है, ठीक है ना। और ये जब फ्लावरिंग का सीजन आता है ना, तो पहले तो हम बात करेंगे एज के साथ साथ, एज ज़्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ये भी बढ़ जाएंगे। और ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, जब फ्लावरिंग का सीजन आता है ना,
तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपनी पीक के ऊपर प्लांट के अंदर पाए जाते हैं ड्यूरिंग फ्लावरिंग। क्योंकि जो प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, बहुत ज़्यादा होती है क्वांटिटी फ्लावरिंग के दौरान। क्योंकि क्यों होती है इतनी क्वांटिटी, इसकी रीज़न ये है कि प्लांट का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है और प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, वो भी क्या होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे रूट की एक्सक्रिएशन की। तो अवेलेबिलिटी जो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि रूट एक्सक्रिएट करता है, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो राइजोस्फीयर इफेक्ट को बढ़ाने का एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है रूट की एक्सक्रिएशन। तो रूट की एक्सक्रिएशन किस तरह है, क्योंकि जो प्लांट के अंदर मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा एक्सक्रिएट होंगे रूट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने ज़्यादा एक्सक्रिएट होंगे, उतना ही ज़्यादा राइजोस्फीयर इफेक्ट होगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। ठीक है ना, इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं फाइलोस्फीयर की। तो फाइलोस्फीयर क्या होता है? फाइलो जो वर्ड है हमें पता है कि लीफ के साथ रिलेटेड होता है। तो फाइलोस्फीयर एक ऐसा एरियल रीजन होता है प्लांट का। कौन सा रीजन होता है? एरियल रीजन ऑफ प्लांट, जो कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। एरियल रीजन मेनली क्या होंगे? लीव्स होंगे। तो जो इन्फ्लुएंस्ड होंगे किसके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो होते हैं ज़्यादातर इसके कॉलोनिस्ट जो होंगे वो ज़्यादातर क्या होंगे? एपीफाइट्स। अच्छा, एपीफाइट्स के अंदर ये जो इसके कॉलोनिस्ट, तो इसके कॉलोनिस्ट जो होते हैं वो मोस्टली एपीफाइट्स होते हैं। ठीक है ना, तो फंजाई, अलगा, प्रोटोजो और बैक्टीरिया और नीमाटोड, ये इनहेबिट करते हैं लीफ और स्टेम की सरफेस को। कौन कौन सी चीज़ें? फंजाई, अलगा, प्रोटोजो एंड बैक्टीरिया, ये इनहेबिट करते हैं लीफ और स्टेम की सरफेस को। ए चल जा। तो उसके अलावा इसकी अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें फाइलोस्फीयर की, तो ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को फ्रॉम डिजीजेज एज वेल एज प्रमोट करती है ग्रोथ को बहुत से मैकेनिज्म के जरिए। ठीक है ना, तो फाइलोस्फीयर जो है ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को डिजीज वगैरह से, और दूसरी बात ये कि ये प्रमोट करती है ग्रोथ को वेरियस मैकेनिज्म्स के जरिए। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एक हो चले।